Good morning, students. Once again, we are here to discuss a new topic of chapter 4, modes of chemical combination. In previous video, we have studied about octet rule and limitation of octet rule. And here we start modes of chemical combination. That is, atoms combine with how many modes? What is the modes of combination of atoms? एटम्स के कॉम्बिनेशन का मॉड्स क्या है ये पढ़ेंगे बेटा। तो एक्चुअल में जो एटम्स कंबाइन करते हैं उनका जो केमिकल मॉड्स है वो 2 वेज में होता है बेटा। कितने वेज में होता है? 2 वेज में होता है। फर्स्ट वेज ये है कि केमिकल कॉम्बिनेशन के लिए एटम्स कंबाइन करने के लिए वन एटम अपने इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट ट्रांसफ़र कर देता है अनदर एटम को फॉर कंप्लीट देयर ऑक्टेट, अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, विच इज़ नोन एज आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे हमने राइट भी किया है। बाय कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर द केमिकल बॉन्ड फॉर्म इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। हमने क्या कहा बेटा कि एक्चुअल में जो एटम्स होते हैं वो कैसे केमिकली कंबाइन करते हैं, उनका मॉड्स ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है, वो 2 वेज है। 2 तरह से एटम्स जो है कंबाइन करते हैं। नंबर 1 वेज है या तो एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट ट्रांसफ़र कर देगा दूसरे एटम को, ओके। तो वही हमने लिखा है बाई कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स को या तो कंप्लीट ट्रांसफ़र कर देगा फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, एक एटम से दूसरे एटम पे। उस तरह का जो केमिकल बॉन्ड बनेगा उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। हमारी बात आप समझ गए होंगे। इसके पहले भी आपने 10th में भी पढ़ा है कि जब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होके किसी दूसरे एटम में चला जाता है तो उससे जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोला जाता है, ठीक। दूसरा बेस क्या है केमिकल कॉम्बिनेशन का? दूसरा बेस ये है बेटा कि बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 और मोर एटम्स इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लें और शेयरिंग करने से बॉन्ड बन सकता है। बट शेयरिंग 2 टाइप्स की होती है। शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स की या तो बोथ एटम्स के थ्रू शेयरिंग की जाए इलेक्ट्रॉन्स की, तो उसे हम कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ हमने लिखा हुआ है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 2 वेज। 2 तरह से शेयरिंग हो सकती है इलेक्ट्रॉन्स की। कैसे कैसे? नंबर ए लिखा हमने व्हेन द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूटेड बाय द 2 कंबाइनिंग एटम्स। अगर शेयर्ड का इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट किया जाता है 2 कंबाइनिंग एटम के थ्रू, देन इट इज़ नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। तब इसे क्या बोलेंगे बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे, ओके। एंड सेकेंड कंडीशन इज दैट when these electrons are contributed entirely by one of the atom, combining atom में अगर one atom जो है R groups of atom शेयर इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रीब्यूट करा दे रहा है, तब वहाँ पे जो बॉन्ड होगा दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड और उसी को बोलते हैं डेटिव बॉन्ड। हमारी बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। हमने कहा कि केमिकल कॉम्बिनेशन का मॉड्स क्या है, दैट मीन्स एटम्स कैसे कंबाइन करते हैं अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए या डुप्लेट को कंप्लीट करने के लिए। जैसा कि आपने ऑक्टेट रूल में पढ़ा है बेटा, उसके लिए वो 2 तरह से जो है कॉम्बिनेशन करते हैं। पहला कॉम्बिनेशन ये है कि वन और मोर इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफ़र हो जाता फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। एक एटम से दूसरे एटम में चला जाता है वन और मोर इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली ट्रांसफ़र होके, और उससे जो बॉन्ड बनता है, उससे जो केमिकल कॉम्बिनेशन होता है उसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड कहते हैं। जैसे कि NaCl में Na का एक इलेक्ट्रॉन Cl में चला जाता है और Na प्लस और Cl माइनस हो जाता है आपको, ओके। तो उसे आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। दूसरा वेज है केमिकल कॉम्बिनेशन का कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी। इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग 2 तरह से होती है। अगर कंबाइनिंग एटम दोनों शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को इक्वली, तो हम कहेंगे उसमें कोवेलेंट बॉन्ड है। अगर शेयर इलेक्ट्रॉन्स केवल एक ही एटम के थ्रू दिया जाता है, दूसरा एटम नहीं देता है वो, बट शेयरिंग दोनों के बीच होती है और देने का काम एक एटम्स करता है, ओके। तब वहाँ पे हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड कहेंगे। तो बेटा इसको आप नोट कर लेंगे। ये 2 वेज है जिसके थ्रू जो है एटम्स कंबाइन करते हैं। इसी तरह से 3 इंपॉर्टेंट बॉन्ड भी फॉर्म होता है, यही इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। सेकंड हो जाता है आपका कोवेलेंट बॉन्ड, थर्ड हो जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ओके। इसको आप नोट कर लेंगे। हम इसको इरेज करके आपको अब आगे कंटिन्यू कर रहे हैं इसमें। तो बेटा मॉड्स ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग हमको ये क्लियर हो गया कि बॉन्ड जो है
इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से फॉर्म होता है, जिसको आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक। एंड या तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से फॉर्म होता है, उसमें 2 टाइप्स के बॉन्ड हो जाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप का बॉन्ड हो गया। फर्स्ट हो गया इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और इसी को बोलते हैं बेटा आयोनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, ओके, जो कि इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से फॉर्म होता है। सेकेंड, अभी हमने बताया, सेकेंड जो है कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, ओके, जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोथ एटम के थ्रू इक्वली कंट्रीब्यूट किया जाता है, अभी हमने राइट डाउन करके बताया आपको। एंड थर्ड वन है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और उसे बोलते हैं बेटा डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं, डेटिव बॉन्ड, ओके। इसके ये 3 बॉन्ड फॉर्म होते हैं। इसके अलावा बेटा कुछ और बॉन्ड फॉर्म होते हैं, हम आपको बता दें, नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं। मेटल में मेटैलिक बॉन्ड फॉर्म होता है, मेटल के पास कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, मेटैलिक बॉन्ड फॉर्म होता है। और जो नोबल गैसेज हैं उनके बीच वंडरवाल फोर्स के कारण बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है, तो उसे कह सकते हैं वंडरवाल फोर्स। वंडरवाल फोर्स भी एक बॉन्ड ही है जो नोबल गैसेज या इनर्ट गैसेज के बिटवीन होता है, ओके। इस तरह से 5 टाइप के बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, लेकिन मेनली हम इस सबको डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। यहाँ पे हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड उसे कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड को डिस्कस करेंगे, ओके। 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और क्लियर होगा, ओके। चलिए तो इसको आप नोट कर लेंगे, फिर हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड, ओके। तो बेटा एटम कैसे कंबाइन करता है, या तो इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर कर देगा दूसरे एटम को, जिससे आयनिक बॉन्ड बनेगा, इसको याद रखेंगे, या तो शेयरिंग होगी, ओके। शेयरिंग में दोनों इलेक्ट्रॉन्स अगर इक्वली शेयर होता है एटम्स के थ्रू तो उसे बनेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। अगर एक ही एटम शेयर के इलेक्ट्रॉन को देता है और शेयरिंग दोनों के बिटवीन होती है तो उसे कहेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। चलिए इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड, अभी हमने इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड में आपको बताया एक्चुअल में बेटा कि इसमें जो है बॉन्ड फॉर्मेशन होता है बाय कंप्लीट ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, द बॉन्ड which is formed by complete transferring of one or more electrons from one atom to another atom, ओके बेटा। तो आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जिसे कहते हैं वो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से फॉर्म होता है। थोड़ा इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं NaCl का। NaCl का फॉर्मेशन, ये आयनिक बॉन्ड इसमें पाया जाता है बेटा, आप भी जानते हो, लोअर क्लास से ही पढ़ते आए हो कि NaCl में आयनिक बॉन्ड पाया जाता है। इस आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये देखिए। Na बेटा, Na का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे तो 281 हो गया। और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, इसका लिखेंगे तो 287 हो गया, ओके। तो चलिए तो यहाँ पे हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। Na का वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए 1 डॉट से हमने दिखा दिया। और क्लोरीन के वैलेंस शेल में 1 2 3 4 5 6 7 है, ओके। थोड़ा सा इसको हम क्रॉस से दिखा देते हैं ताकि ये डिफरेंस हो जाएगा, ओके। अब क्या होगा, यहाँ से ये अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देता है इसको, ओके। इसको जब ट्रांसफ़र कर देता है तो यहाँ एक्चुअली क्या होता है, ये हो जाएगा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र इसने कर दिया तो इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। और इस क्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6 7 एक इलेक्ट्रॉन सोडियम का आ गया, उसके पास ओवरऑल क्या हो गया, एक निगेटिव चार्ज हो गया ना, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले लिया। अब यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ध्यान दीजिएगा बेटा, 28 हो गया, इसका हो गया 288 हो गया। क्यों, यहाँ पे देखिए इसके 281 था, एक इलेक्ट्रॉन इसने अपना
क्लोरीन को ट्रांसफ़र कर दिया तो इसका 2,8 बच गया, यहाँ पे बच गया 2,8। और इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कम था, मीन्स 7 से 8 होने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट थी, इसलिए इसने क्या किया, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। और देखिए इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और ऑक्टेट कंप्लीट हो गया उसके बाद एक चीज़ और हो गया कि सोडियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया और क्लोरीन के ऊपर एक निगेटिव चार्ज आ गया। ओके बेटा, अब ड्यू टू दिस पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के कारण बेटा इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप होगा। क्या डेवलप होगा बेटा, यहाँ लिख दे रहे हैं Na+ और Cl- के बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप होगा। बेटा कौन सा फोर्स डेवलप होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप होगा। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Na+ और Cl- को गेट टुगेदर करेगा और गेट टुगेदर होके ये सॉलिड फॉर्म में हो जाएंगे और NaCl का फॉर्मेशन कर देंगे और आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और इस तरह से बन जाएगा NaCl सॉलिड में। हमारी बात समझ में आई बेटा, यही है आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन का मेथड। ऐसे आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। कैसे आयनिक बॉन्ड फॉर्म हुआ, यहाँ पे देखिए NaCl के बीच में आयनिक बॉन्ड है। Na का इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्सन राइट करेंगे तो 281 है, इसका आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, या तो 1 इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर दे, तो ये जो इजी होगा वही करते हैं, इसमें कम एनर्जी लगेगी कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके दे देता है किसको, क्लोरीन को। क्लोरीन क्यों, क्योंकि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है और यहाँ पे Na+ हो गया और Cl- हो गया। ड्यू टू सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप होगा। बेटा पॉजिटिव निगेटिव चार्ज आप भी जानते हो, पढ़े होंगे फिजिक्स में आप, ये पॉजिटिव चार्ज एक निगेटिव चार्ज है, तो इसके बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप होगा। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो होता है K(Q1 Q2/R²). ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप होगा बेटा। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से Na+ और Cl- गेट टुगेदर हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, क्लोज आ जाएंगे, जिससे NaCl का फॉर्मेशन होगा। तो आपको हमें लगता है समझ में आ गया होगा कि आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। भाई देखिए इसलिए कहा गया है द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाई कंप्लीट ट्रांसफरिंग, कंप्लीट रूप से पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर होकर चला जा रहा है। ओके बेटा, इसलिए इसको कंप्लीट ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड फॉर्म होता है एक एटम से दूसरे एटम पे, जब इलेक्ट्रॉन 1 और मोर इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर हो जाते हैं। बात समझ में आ गई होगी आपको, आप इसको नोट कर लेंगे। उसके बाद हम एक और एग्जांपल लेके आपको बताते हैं। तो NaCl का एग्जांपल था इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड के बारे में। अब चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये बेटा देखिए MgCl2 एक क्या है, आयनिक कंपाउंड है। ये कैसे फॉर्म होता है, देखिए Mg का आपको पता है कि एटॉमिक नंबर 12 और Cl का जानते हैं 17 होता है, तो Mg का हो जाएगा 282 एंड Cl का है 17, तो 287, 2 Cl के मॉलिक्यूल है। ओके बेटा, तो यहाँ पे आप दिखाएंगे Mg, इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया इसका। ओके, या क्रॉस से इसको दिखा देते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन और एक Cl यहाँ पे दिखा दिया, एक Cl हमने यहाँ बना दिया। 1 2 3 4 5 6 7 बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होता है क्लोरीन के, तो 7 इलेक्ट्रॉन हमने दिखा दिया। 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। अब देखिए यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन 282 है, यहाँ पे इसका 287 है। बेटा इसको चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, इसको भी चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर दे, ट्रांसफ़र कर दे, तो ये 28 हो जाएगा, ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो जाएगा आउटर मोस्ट शेल में, तब 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। दैट्स वाई अपना 1 इलेक्ट्रॉन ये इस क्लोरीन को और 1 इलेक्ट्रॉन अपना इस क्लोरीन को ट्रांसफ़र कर देता है। और जब ट्रांसफ़र कर देगा तो इसके ऊपर चूँकि 2 इलेक्ट्रॉन इसने कंप्लीट ट्रांसफ़र कर दिया, इसलिए इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज बेटा आ जाएंगे। और जो Cl है उस Cl के पास निगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 Cl है, इसलिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और एक जो है सोडियम का इसने ले लिया, मैग्नीशियम का ले लिया। इस तरह से इसके ऊपर एक निगेटिव चार्ज हो जाएगा और इस तरह से 2 Cl के मॉलिक्यूल इसलिए यहाँ 2 लगा देंगे बेटा। क्या लगा देंगे? 2। समझ में आ रही है हमारी बात? 2 क्यों लगाए? ठीक है, अब ये थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, आपको दिखाई हो सकता है। ये देखिए हो जाएगा इस तरह से Mg डबल प्लस
और ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, एक जो है मैग्नीशियम का ये यहाँ पे माइनस, दूसरा वाला 1 2 3 4 5 6 7, एक ये मैग्नीशियम का यहाँ माइनस, तो 2 हो गया। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो Mg डबल प्लस प्लस 2Cl माइनस, और इसके बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप करेगा और बेटा फॉर्मेशन हो जाएगा MgCl2 का। समझ में आ गई बात आपको आयनिक बॉन्ड का? तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इसको लेविस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं इसका बेटा, जो हम डॉट से रिप्रेजेंट किए हैं इसको लेविस डॉट स्ट्रक्चर बोला जाता है। हमने लेविस सिंबल बताया था, लेविस डॉट स्ट्रक्चर भी बताए हैं उस 10th क्लास में, यहाँ भी बता दिए, आप इसको नोट कर लेंगे। ओके, तो आपको क्लियर हो गया? ओके ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आयनिक बॉन्ड जो फॉर्म होता है बेटा, जो आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है, वो आयनिक बॉन्ड जो फॉर्म होता है उसको कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो गवर्न करते हैं फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड्स। ओके, तो चलिए फैक्टर्स विच गवर्न द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, इंपॉर्टेंट है फैक्टर्स which govern the formation of आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन को कौन सा फैक्टर गवर्न करता है, मीन्स किस कंडीशन में आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा, व्हाट इज द फेवरेबल कंडीशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए क्या सुटेबल कंडीशन है। ओके, तो सबसे पहला है बेटा आयोनाइजेशन इंथैल्पी। आयोनाइजेशन इंथैल्पी, ओके, कौन सा फैक्टर कौन करता है? आयनेशन इंथैल्पी आपने 3rd चैप्टर में पढ़ा होगा बेटा, पढ़ाया गया होगा आपको। आयनेशन इंथैल्पी क्या है? आयनेशन इंथैल्पी यह है किसी गैसियस न्यूट्रल आइसोलेटेड एटम में से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, आउटर मोस्ट शेल से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज नोन एज आयनाइजेशन इंथैल्पी। उसको क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन इंथैल्पी। आउटर मोस्ट एक न्यूट्रल गैसियस आइसोलेटेड एटम में से आउटर मोस्ट शेल से 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज नोन एज आयनाइजेशन इंथैल्पी। जैसे एक हमारा यक्स है, एक आइसोलेटेड एटम गैसियस एटम है, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, बाहर निकालना है, तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा बेटा, और जो एनर्जी इसमें लगेगी, जो एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को आउट करने के लिए लगेगी, वो बोली जाती है आयनाइजेशन इंथैल्पी। इसको हम दिखाते हैं डेल्टा आई एच से। ओके, याद होगा आपको, डेल्टा आई एच से दिखाया जाता है आयनाइजेशन इंथैल्पी। ओके, तो आयनाइजेशन इंथैल्पी से बेटा आपको एक इंफॉर्मेशन मिलती है कि आयनाइजेशन इंथैल्पी अगर किसी भी एटम की बहुत ही कम है तो वो उससे इतनी इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। आपको बताया भी गया होगा, हम भी बता दे रहे हैं कि आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या है। आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन को आउट करने के लिए जितनी एनर्जी लगेगी, दैट इज आयनाइजेशन इंथैल्पी। अगर कोई ऐसा एटम हमारे पास है जिसमें और उसके आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत लेस एनर्जी लगती है, तो बहुत जल्दी पॉजिटिव आयन बन जाएगा। यहाँ देखो आयनाइजेशन इंथैल्पी में जब हम एक इलेक्ट्रॉन पास आउट कर लेते हैं, निकाल लेते थे, केटायंस बन जाता है। क्या बन जाता है? केटायंस बन जाता है। और केटायंस बनने के लिए मीन्स पॉजिटिव चार्ज कैरी करने के लिए आयनाइजेशन इंथैल्पी जितनी कम होगी बेटा, उतनी ईजिली वो केटायंस बनाएगा, मीन्स उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन बहुत ईजिली लूज कर देगा। इट मीन्स ये हो गया कि आयनाइजेशन इंथैल्पी आयनिक बॉन्ड फॉर्म होने के लिए उस मेटल की या उस एटम की आयनाइजेशन इंथैल्पी बहुत ही लो होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? लो होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ओके बेटा, आप भी जानते हो जो वो आयनिक बॉन्ड है वो मेटल एंड प्लस नॉन मेटल के बीच बनता है बेटा, मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है। ओके, तो मेटल की जो आयनाइजेशन इंथैल्पी है जितनी लो होगी उतनी ही इजीली मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैरी कर जाएगा, मीन्स उसके वैलेंस से उतनी इजीली इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा और वो केटायंस बना लेगा। और जितना ही जल्दी केटायंस बनेगा, जितनी इजीली केटायंस बनेगा, उतने इजीली वो क्या करेगा? आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेगा। दैट मीन्स आप रिमेंबर रखेंगे, याद रखेंगे, टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड इट इज नेसेसरी द आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ मेटल शुड बी वेरी लो। आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होना चाहिए? वेरी लो होना चाहिए। ओके, तो आप यहाँ नोट कर सकते हैं आयोनाइजेशन
enthalpy of metal should be very low for formation of आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है तो मेटल की जो आयनेशन इंथैल्पी है बहुत लो होगी, तभी जल्दी जो है आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा। ओके, बात समझ में आ गई हमारी। अगर लो ना हो के हाई होगी तो आयनिक बॉन्ड जल्दी नहीं फॉर्म होगा, वो एनर्जी लेगा या कह सकते हो कि प्रोसेस टेक प्लेस करेगा और जल्दी नहीं फॉर्म होगा। ओके, बात समझ में आ गई बेटा। तो पहला फैक्टर हो गया कि आयनेशन इंथैल्पी क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। किसके लिए? आयनिक बॉन्ड फॉर्म होने के लिए। किसका लो होना चाहिए? मेटल का। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल बीच आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। तो ये आप समझ गए होंगे। फिर से हम बात करते हैं सेकंड फैक्टर की, इसको नोट कर लीजिएगा। सेकंड फैक्टर है बेटा, सेकंड फैक्टर है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। बेटा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या है? न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करने में जो एनर्जी रिलीज होती है, जो एनर्जी बाहर निकलती है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। आपने पढ़ा होगा, आपको बताया भी होगा, हम भी बता दे रहे हैं। ये न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम है, इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं। जब ऐड कर रहे हैं तो एनायन बना लेगा बेटा, एनायन बना लेगा। ऐसे जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इसको हम डेल्टा ईजी एच से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी को? डेल्टा एच ईजी से दिखाते हैं। ओके, तो एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में ऐड करने में जितनी एनर्जी रिलीज करेगी वो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होती है। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी निगेटिव आती है। तो कहने का मीन्स जिस एलिमेंट के एटम का इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जितना निगेटिव होगा वो उतने ही इजीली इलेक्ट्रॉन को अपने आउटर सेल में एक्सेप्ट कर लेगा, ले लेगा। ओके बेटा, तो कहने का मीन्स ये हो गया कि अगर हम नॉन मेटल को देखें कि कैसा नॉन मेटल होना चाहिए, तो नॉन मेटल ऐसा होना चाहिए आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बहुत ज़्यादा निगेटिव हो। दैट मीन्स वो इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले। तो जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी वेरी निगेटिव होगी, दैट मीन्स हाई होगी। निगेटिव होने का मीन्स उसकी वैल्यू निगेटिव में हाई हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? वो जो नॉन मेटल होगा वो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन प्रेफरेंस करेगा, उसमें जल्दी आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। इट मीन्स ओवरऑल कंक्लूजन ये निकलता है कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी नॉन मेटल्स का अगर ज़्यादा निगेटिव है, दैट मीन्स इसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा निगेटिव है, तो बहुत ही इजीली वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। जब इलेक्ट्रॉन वो इजीली एक्सेप्ट कर लेगा तो कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी एनायन में कन्वर्ट हो जाएगा। और एनायन अगर वो बना लेता है तो इजीली जो है क्या बना देगा? आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? मोर निगेटिव होनी चाहिए उस एलिमेंट की आयनिक बॉन्ड फॉर्म करने के लिए। तो दूसरा फेवरेबल कंडीशन हो गया कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा निगेटिव होगी तो वो नॉन मेटल जो है इजीली आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेगा। ओके, अब हम बात करते हैं थर्ड फैक्टर की, जिसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी या लैटिस इंथैल्पी। लैटिस इंथैल्पी ये क्या है बेटा? तीसरा फैक्टर। एक्चुअल में जो लैटिस इंथैल्पी क्या है? 1 मोल आयनिक कंपाउंड को उसके केटायंस और एनायंस में सेपरेट करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज नोन एज लैटिस एनर्जी। आप नोट करना चाहो तो नोट कर लो बेटा। द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 मोल आयनिक कंपाउंड इनटू केटायंस एंड एनायंस इज नोन एज लैटिस एनर्जी। उसको क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी। NaCl 1 मोल है, इसको हम Na प्लस केटायंस में और Cl माइनस एनायन में कन्वर्ट कर देते। जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी 1 मोल NaCl को केटायंस और एनायन में कन्वर्ट करने के लिए, दैट इज नोन एज लैटिस एनर्जी। 1 मोल NaCl को केटायंस और एनायंस में कन्वर्ट करने जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी क्या बोलोगे? उसको लैटिस इंथैल्पी। और इसको बेटा ऐसे भी डिफाइन किया जाता है, बुक में ऐसे भी है कि 1 मोल केटायंस और 1 मोल एनायंस को कंबाइन करके 1 मोल आयनिक कंपाउंड फॉर्म करने में जितनी एनर्जी रिलीज होगी दैट इज नोन एज लैटिस इंथैल्पी। दोनों तरह से आप बता सकते हो कि द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट
cations and anions from 1 mole of ionic compound is known as lattice enthalpy, or the energy which is released to form 1 mole cations and 1 mole anions to form 1 mole ionic compound। 1 मोल cations और 1 मोल anions के कंबाइन करके 1 मोल आयनिक कंपाउंड बनाने में जितनी जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज नोन एज लैटिस एंथैल्पी। तो बेटा लैटिस एंथैल्पी जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा जो है आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी अगर केटांस और एनायंस को क्लोज ले आने में, नज़दीक ले आने में, दोनों चीज़ है बेटा, ध्यान देना। Na+ मान लो है और Cl-, इसको हम क्लोज ले आ रहे हैं, नज़दीक ले आ रहे हैं, तो NaCl बन रहा है। तो यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, एनर्जी क्या करेगी, निकलेगी। तो ये भी क्या कहलाएगी, लैटिस एंथैल्पी। 1 मोल का जितनी एनर्जी रिलीज होगी लैटिस एंथैल्पी कहलाएगी। या तो NaCl या कोई आयनिक कंपाउंड को Na+ और Cl- में बेटा कन्वर्ट करना है, तो उसमें भी जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होगी दैट इज नोन एज लैटिस एंथैल्पी। तो अगर हम, आप ही बताओ, अगर इन दोनों को मिलाए जब ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी निकले तो स्टेबिलिटी उसकी ज़्यादा होगी। स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो NaCl का कंपाउंड या आयनिक कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा। आयनिक कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा तो ज़्यादा फॉर्म करेगा, दैट मीन्स हाई वो लैटिस एंथैल्पी होगी, तो आयनिक कंपाउंड ज़्यादा फॉर्म होगा, मोर स्टेबल होगा। तो 3 इंपॉर्टेंट कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन हमने बताया, आप उसको समराइज करके ओवरऑल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, तीनों से क्या हमें इंपॉर्टेंट चीज मिला बेटा, ये कि फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। आयोनाइजेशन इंथैल्पी शुड बी लो होना चाहिए। एंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी शुड बी हाई मीन्स ज़्यादा निगेटिव होना चाहिए, मोर निगेटिव, ओके। एंड थर्ड है लैटिस इंथैल्पी शुड बी हाई। क्या होना चाहिए बेटा, शुड बी हाई होना चाहिए, ओके। इन तीनों कंडीशन पे हमारा आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो बेटा आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में जो भी कन्फ्यूज़न होगा ऑनलाइन क्लास में हम आपका दूर करेंगे। थैंक यू बेटा।